नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि 10 मिनट का होगा। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। दोस्तों आपको डिक्टेशन सुनना है और उसको सीधा लिखना है, और लिखने के बाद उसको 5 मिनट पढ़ना है। उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। आपको डिक्टेशन लिखते समय मन में दोहराना नहीं है, सुनकर सीधा लिखना है। दोस्तों आप अगर एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या आरआरबी स्टेनोग्राफर की कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपके लिए डिक्टेशन लाभकारी होगा। कोई भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एएसआई स्टेनो की कर रहे हों या हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की कर रहे हैं, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। इसमें कुछ आउटलाइन भी है, आप लोग इसका भी अपने डिक्टेशन में यूज कर सकते हैं अगर अच्छी लगे तो। और डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली डिक्टेशन, तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 159 का है, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन मिलेगा, उसकी पीडीएफ मिलेगी और आउटलाइन जो है अगर चाहिए तो ऋषि प्रणाली में मिलेगी। साथ में हमारी जो मंथली बुक होती है वो भी उसमें मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से यह बिल इस सदन के सामने रखा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है, जिससे कि देश के असंख्य लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कानून के पास हो जाने के बाद लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से इस बिल की धाराएं हैं, उनसे कई बातें स्पष्ट नहीं होती। खास तौर पर मैं समाज के सबसे निचले वर्ग की बात करता हूँ। हमारे देश में उनकी संख्या लगभग 15 करोड़ है, जो हरिजन और आदिवासियों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अभी तक 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी पेट भरकर रोटी नहीं मिल पाती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में गरीबी है, लेकिन उसका कारण क्या है, इस बारे में कभी भी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। एक ओर तो देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने हाथ में ली हुई है, दूसरी ओर करोड़ों लोगों को अभी भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ नहीं हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने इस बिल के द्वारा जो कुछ इस कानून में परिवर्तन लाने की बात कही है, उसके आधार पर कई लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि समाज के कमज़ोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप इस तरह का कानून पास करें, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक क्या आपने सच्चे दिल से जो इस बारे में कार्य किया है, इसकी जानकारी दें। अगर सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर गरीबों की भलाई के लिए सोचें, तो इस देश से गरीबी सिर पर पैर रखकर भागती नजर आएगी। हम यह चाहते हैं कि जो कोई भी कार्य आप अपने
हाथ में लें उसमें इस देश के गरीब लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस देश में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है, वहाँ पर कभी भी उन्नति नहीं हो सकती और एक ना एक दिन वहाँ पर क्रांति की चिंगारी फूट सकती है। इस देश में पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या 1/4 है। ऐसी परिस्थिति में इस देश से छुआछूत और छोटे बड़े के भेद को खत्म करना होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के द्वारा आपने कुछ हद तक इस देश से छुआछूत मिटाई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जड़ें इस देश में बहुत गहरी हैं। अतः जिस तरीके से भी संभव हो उनकी जड़ों को ही खत्म कर देना चाहिए। तभी इस देश में सच्चे अर्थ में समानता और संपन्नता आ सकती है। इतना ही मुझे निवेदन करना है। सभापति महोदय, अभी हाल में जो आम चुनाव हुए थे उनमें खास तौर पर 2 बातों का वायदा किया गया था। एक तो बेकारी की समस्या को हल करेंगे और दूसरे देश की गरीबी को दूर करेंगे। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके ऊपर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्रीमान, जमीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसकी हदबंदी होनी चाहिए। यह भी एक रास्ता है जिससे कि इस देश में बेकारी दूर हो सकती है, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं मानता हूँ कि केवल बेकारी को दूर करने के लिए जमीन की हदबंदी ही सबसे बड़ा उपाय है। इससे थोड़ी बहुत सहायता हमें जरूर मिल सकती है, लेकिन जब तक देश में उद्योग धंधे ना बढ़ें, चाहे वह बड़ी उद्योग धंधे हों अथवा कुटीर उद्योग हों, तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। श्रीमान, हमने एक नीति तय की है और वह नीति मिली जुली अर्थव्यवस्था की है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ कम्युनिस्ट हैं जो लगातार पब्लिक सेक्टर की आवाज़ उठाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ साफ कर दूं कि यहाँ पर जब किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है तो 2 बातें आम तौर पर कह दी जाती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर का नाम ले लिया जाता है और दूसरे कारपोरेशन बनाने की बात कह दी जाती है। दोनों ना हो तो कमीशन बैठाने की बात की जाती है। इन कमीशनों को बैठाने के बाद जो उनकी सिफारिशें होती हैं उनको अमल में लाने तक फिर चुनाव आ जाता है। इस प्रकार यह समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कुछ लोग तो पब्लिक सेक्टर की ही बात करते हैं, लेकिन सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं रहा कि देश में सभी उद्योग पब्लिक सेक्टर में हों। किंतु यह भी सही है कि देश के महत्वपूर्ण उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, जहाँ तक उनमें मजदूरों को सुविधाएं देने का सवाल है, उनके हितों का सवाल है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। उनको भी उद्योग में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, जैसा कि पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है।
ऐसा करने से दोनों सेक्टरों में उद्योग स्थापित करने से देश में चौमुखी प्रगति होगी और देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार का घोटाला न हो। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार करना चाहते हैं तो जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आएं, उनकी जांच होनी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी पैसा सरकार की ओर से इस काम के लिए दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो कोई शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों के लोगों का भी सही रूप से कल्याण हो सकेगा। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और ट्रांसक्राइब भी करिएगा। अगर एक बारी में छूटता है तो 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी लिखिएगा जरूर। और इसमें कुछ आउटलाइन भी हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो आउटलाइन आपको अच्छी लगे आप अपने डिक्टेशन में उसको यूज कर सकते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।